हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्राचीन इतिहास के कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें प्राचीन इतिहास क्यों कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। इस सेशन में हम लोग रिवीजन करेंगे कंप्लीट प्राचीन इतिहास को। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो कम्प्लीट होगी और इसमें हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ पहले हम आपको बता दें। इसमें आपको देखेंगे चैप्टर वाइज, ये जो चैप्टर है और प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पे आपके जो है जितने भी पीवाईक्यू, खास करके हम बताएं यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश के जितने सारे एग्जाम से आरओ जितने भी हैं, उसमें जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें से अगर प्राचीन इतिहास से कोई प्रश्न आया है तो उन सबका कंप्लीट एक निचोड़ आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इसको देखने के बाद के जितने पीवाईक्यू आपके होंगे कभी गलत नहीं होंगे, सारे के सारे आपके इससे पीवाईक्यू आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिए जाएंगे और वन बाय वन करके। सबसे पहले देखिएगा आपको पाषाण काल, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक है, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, है ना। उसके बाद से आप देखेंगे चैप्टर वाइज देखते जाइए, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म, 6ठी शताब्दी का जो महाजनपदाज काल है वो, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल। उसके बाद से हम देखेंगे साथियों यहाँ पे गुप्त और गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य, दक्षिण भारत का शासन, चोल, चालुक्य, पल्लव, इन सबको देखेंगे। उसके बाद से प्राचीन इतिहास के साहित्य एवं साहित्यकार को देखेंगे। जो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके हैं कंप्लीट आपको यहाँ पे एकदम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक पूर्व मध्यकाल है और लास्ट में मिसलिनियस, आपको विविध जो करके रहता है मिसलिनियस वाला पार्ट, वो भी करा दिया जाएगा। तो फटाफट से आप पूरे सेशन को देखिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। इसके बाद से किस सब्जेक्ट की और कंप्लीट एक वीडियो बनाई जाए, इसी तरीके से करके सारे सब्जेक्ट के आप देखेंगे बनाया जाएगा। लेकिन जिसका कमेंट पहले होगा, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे पहली वीडियो बन के फिर से अगली आएगी। इसके पहले ज्योग्राफी के लिए कहा जा चुका है और आप लोगों को भी कोई अगर सब्जेक्ट है तो आप लोग बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ साथियों अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए। और बता दें पीडीएफ के लिए, हम बता दें पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी जो अदर सीरीज इस चैनल पर चलाई जा रही है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके इसमें अपने सेशन को। ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि सेगमेंट वाइज आपको सारी चीज़ मिलेंगे और वन लाइनर। तो ये स्पेशली हेल्पफुल उनके लिए है जो अपना पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके अगर आप नोट्स नहीं बना पाएँ, ठीक है, तो आप सिंपली इसको वीडियो को देखने के बाद से आप यहाँ सब नीचे जो कंप्लीट कर सकते हैं। और एक साथ और साथियों कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वहाँ से जुड़िए, इसकी पीडीएफ हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा चुके हैं, एक बार वहाँ से पढ़िए, ठीक है। फिर देन इसके बाद आप सेशन कीजिए। दोनों तरीके जब आप करेंगे, पढ़ के रिवीजन करेंगे क्लास को, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्राचीन इतिहास सेगमेंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। इसका क्या है कि यहाँ पे वन लाइनर एक साइड दिया हुआ और इधर एग्जाम्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि इस साइड देखिए एग्जाम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्स वाले को उतना फोकस नहीं है, आपको यहाँ पे हम प्रश्न दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे है, देखेंगे कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से इसको अरेंज करना था। तो इसमें क्या क्या था, क्रम देख लीजिएगा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक था, ठीक है। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसको अरेंज करना था। इसमें महदहा, ठीक है, लेखियाँ, पैसरा और बीरभानपुर, ये चारों हैं। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में। फिर अगला यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसको मैच करना था। इसमें क्या पूछ रहा था, तो मैच करना था पुरातात्विक स्थल था और वर्तमान स्थल था। तो नेवासा जो है ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का, है ना। ईशमपुर अगर देखेंगे तो कर्नाटका में, और डिडवाना राजस्थान, और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। तो ये क्या है, बेसिकली पुरातात्विक स्थल थे और इनको वर्तमान समय इनको क्या करना था, मैच करना था। ये था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का। इसी तरीके से देखेंगे जो आयोग है, ठीक है, क्या करता है, क्वेश्चन को एक दूसरे से मिक्स करके इसमें बनाता है, उसी से क्वेश्चन बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए थे, ठीक। जो कहते हैं लोग कि पीवाईक्यू एकदम से तैयार कर लिए, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और एक जो इसकी सीरीज़ है एमसीक्यू की, ठीक है, जो एग्जैक्ट यूपी पीसीएस के फॉर्मेट पे है, वो भी चल रही है, चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाके देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन क्या था। तो उस समय क्या था, शिकार था। प्राचीन काल की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा स्थल है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ को याद रखेंगे, मेहरगढ़। अगला पॉइंट है हमारे पास कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है और वो किस जगह से, तो लहुरा देव से। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा हुआ कि देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में
ठीक है। प्राचीनतम धान की खेती या खेती के प्रमाण कहाँ मिले, तो वहाँ पे भी उस केस में भी लहुरा देव जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाणिक स्थल के बारे में बात करेंगे, पशुपालन साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए हैं, तो बागोर से, ठीक है। बागोर स्थल से ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, लेखनिया से, ठीक है। लेखनिया से मिले किसके, पशुपालन के प्रमाण। मध्य पाषाणिक अगर प्रसंग में देखेंगे पशुपालन के प्रमाण, फिर तो आदमगढ़, दोनों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मध्य पाषाणिक, ठीक है, पशुपालन के प्रमाण, ठीक है, और ये मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, ठीक है। तो आदमगढ़ और ये लेखनीय, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास साथियों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कब से, तो मध्य पाषाण काल में। मृत्यु रहित जो है मृत्यारहित, ठीक, नवपाषाणिक स्तर में आया जो प्रकाश में, ये गुफरा काल से, ठीक है। इस वगैरह यहाँ साइड में देखें किस किस एग्जाम्स के हैं, पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है, मेंस के, बीओ एग्जाम्स की, पीपीसीएस के एग्जाम्स के, तो इस तरीके से एग्जाम्स में सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगला पॉइंट हमारे पास है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, देखेंगे नवपाषाण काल में, ठीक। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो बुर्जहोम गुफरकाल से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से गुफराल से यहाँ पे मिले थे किसके, नवपाषाण काल के। राख का टीले की अगर बात करेंगे तो ये नवपाषाणिक स्थल कहाँ संबंधित था, संगनकल्लू, ठीक है, संगनकल्लू से संबंधित है ये। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो विंध्य क्षेत्र, ठीक। तो ये प्राचीनतम धान की खेती विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्रयुक्त अनाज था, तो जौ था, जो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था प्रयुक्त, वो कौन सा था, जौ था, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ करने, ठीक है, सबसे पहले किया गया है। कपास की खेती कहाँ पे, तो भारत में, ठीक है। कपास की खेती का सबसे पहले प्रारंभ किसके लिए, वस्त्रों के लिए किया गया था, भारत से। अगला पॉइंट है हमारे पास, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में एक ही कब्र, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा, कितनी बार पूछा हुआ है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। इसमें वही प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए हैं, विभिन्न जो एग्जाम्स है डिफरेंट तरीके के, उन सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। भारत, अगला पॉइंट देखिए, ये विंध्य क्षेत्र हो गया, एक ही कब्र वाला, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो लेखनिया, ठीक है, लेखिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका वाला, ठीक है, भीमबेटका, रायसनगंज, अब्दुल्लागंज, मध्य प्रदेश का। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो पंजाब का है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, पंजाब वाला हो गया ये, ठीक है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली स्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। गैर मृद भांडिक पात्र जो इंडस वैली का था, उसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर, ठीक है। तो ओपीसी ये अभी रिसेंट का पूछा हुआ है, ठीक है ना, जीएस 2006 का ये है, और इसी से रिलेटेड अभी यूपीपीसीएस 2023 में भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के बना है, तो इन सबको हमको तैयार कर लेना है अच्छे से। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ताम्रपाषाण काल के, ठीक है, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखेंगे यहाँ पे हमारा इसके पॉइंट कंप्लीट हो गया, जहाँ से इसके क्वेश्चन पूछे हुए, तब आ जाएंगे हम सिंधु घाटी पे, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट है, उस पॉइंट को देख लेते हैं। एक पॉइंट है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया, तो थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बोसफ्रूट क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक नवदा टोली जो है स्थल, उसका उत्खनन किसने किया था, तो एचडी संकालिया ने। भीमबेटका गुफाएं प्रसिद्ध है किस लिए, तो शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कि जो एक्सप्लेनेशन वाली है, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पे जब पीवाईक्यू एक एक पेपर लेकर हम लोग करते हैं ईयर वाइज, जैसे 2023 का, ठीक है, 2022 का पेपर स्टार्ट किया था पीसीएस का, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक ऑप्शन जो दिया रहता है एमसीक्यू फॉर्म में वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम आप लोग चाह रहे हैं कि ये वन लाइनर फॉर्म में आपको फटाफट एकदम ये याद रहे टिप पे कि ये चीज़ इसका ये होता है, कि जब भी यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको वहाँ पे गलती न करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और जो पॉइंट है बस उसको बताते चलेंगे कि इसका क्या क्या आंसर है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे इंडस वैली। इंडस वैली में देखेंगे क्या क्या है, तो इंडस वैली को भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंडस वैली के यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास है, जो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति है, तो इसमें सही सुमिलन के लिए दिया था, सुमिलित करने के लिए।
पहला है हड़प्पा और इधर फसल दिया था, ठीक है, जो स्थल है और फसल कौन कौन से। तो चंदहुदड़ में अगर बात करेंगे तो सरसों की फसल मिली, हड़प्पा से तिल है ना, कुनताशी जो है कोदो, और हुलास से धान के प्रमाण मिले हैं। तो ये सारी पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। ये जो क्वेश्चन देखिए अभी आपका यूपीपीसीएस जे में 2023 के क्वेश्चंस थे। अभी हमारे पास ये सारे यूपीपीसीएस और प्रीलिम्स के आर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आयोग के, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली कहाँ स्थित है, तो रंगोई नदी पर, ठीक है, किस नदी पर, रंगोई नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपके, जब आप पढ़ेंगे इंडस वैली तो उसके क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज़ें किस किस साइड से मिली हैं, ठीक है, वो साइड्स किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है। ये 2-3 पॉइंट अगर समझ के पढ़ेंगे तो इससे इंडस वैली आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी ये हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए तो मोहनजोदड़ो और लोथल से, ठीक, पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर, उस पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो सांड का उस पर अंकन नहीं है। बाकी जो पशु है उस पशु को आप वहाँ से इंडस वैली में नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का जो निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर यूपी का, ठीक है, बनता है ना, जैसे हड़प्पा, ठीक है, तो उसका इधर पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी और सबसे नॉर्थ में साउथ में, तो किस तरीके से यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनता है कि त्रिकोणाकार है, तो यहाँ पे दैमाबाद है ना, आलमगीरपुर, मांडी, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, ये हो गया मृडपट्टिका पर उत्कीर्णन सिंह युग देवता की जो कृति है प्राप्त हुई कहाँ से, लोथल से। हाथी के दांत का पैमाना जो है, ठीक है, हड़प्पा संदर्भ में कहाँ से मिला, तो लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल थे जो इसके महत्व को समझ पाए थे। अगला पॉइंट है हमारे पास कि सिंधु सभ्यता का जो प्रयोग है सबसे पहले किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा ही। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु सभ्यता के संबंध में केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर, हुलास, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है। और ये मेंस यूपीपीसीएस मेंस में इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दें यूपीपीसीएस मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग चल रही है, और पेपर 5 और 6 के लिए भी आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही हैं, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है कहाँ पे, गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले कहाँ से, धौलावीरा से। और एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई, कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल राखीगढ़ी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किसे, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें याद रखने हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्यन पीरियड से। हड़प्पन संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, ये पुरातत्विक खुदाई है। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि अवस्था और ऋग्वेद में समानता है जो है, जिंद अवस्था जो है क्षेत्र संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ से अगर आप देखेंगे मिट्टी के हल की आकृति मिली, तो कहाँ से, बनावली से। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। वह स्थान जहाँ से 100 पेटी का ताबूत प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था, लोथल। और अगला पॉइंट है हमारे पास साथियों, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ हुई, तो गुजरात में। अभी आप देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्स के हैं आपको एग्जाम्स दिखा दे रहे हैं, कौन कौन से सारे एग्जाम्स एक बार देख लिए। इन सारे एग्जाम्स में पूछे हुए इस सिर्फ यूपी के। जब आप घटना चक्र पढ़ते हैं, ठीक है, घटना चक्र, तो उसमें आपके अन्य सारे पीसीएस के भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे स्पेशली हम बात करते हैं यूपी पीसीएस, ठीक है, और आरओ, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पीवाईक्यू हैं उन प्रश्नों को आप याद रखें कि ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध, ठीक है, दशराज युद्ध लड़ा गया था, कहाँ पे लड़ा गया था, यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया था, क्वेश्चन ये पूछा था। तो ये दशराज युद्ध लड़ा गया था, आप देखेंगे परुष्णी नदी के तट पर, ठीक है, कौन सी नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर इसको लड़ा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। जो पुराण है उसके 5 लक्षण है, उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस पुराण में मिलता है, अगर आप बात करें ऐसे तो मिलता है ये मत्स्य पुराण में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुराण कितने होते हैं ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, टोटल 18 पुराण होते हैं, ठीक है। इसमें से मत्स्य पुराण में आप देखेंगे 5 लक्षणों का उल्लेख जो है मिलता है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि 1028 संस्करण है, ठीक है। इतने संस्करण किसमें हैं, ठीक, तो ये आप देखेंगे किस में पाया जाता है, ये ऋग्वेद में, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अष्टक भी कहा जाता है, अष्टक किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। दोनों पॉइंट ऋग्वेद से रिलेटेड याद रखेंगे।
क्योंकि एग्ज़ाम से पूछा हुआ पॉइंट है तो उसको फिर रिपीट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या रहा है, ये मिलान करने के लिए दिया था। एक तरफ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ ब्राह्मण दिया हुआ है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यहाँ पे मिलान है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण उनको क्या कहते हैं, कौशिकी या ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के अगर ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण इनको कहा जाता है। और सामवेद में जो है पंचविश है ना, षड्विश, अद्भुत और उसके बाद से जैमिनी। अथर्ववेद में अगर बात करें तो भूपत ब्राह्मण। ठीक है, ये सारे इसके ब्राह्मण अलग अलग वेदों के, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि एक वेदांग नहीं है। ठीक, मतलब क्या इसमें वेदांग नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है स्मृति। ठीक है, स्मृति क्या है, एक वेदांग नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो है भाग दो अधिकारी था। किस चीज़ का अधिकारी था ये, तो राजस्व का जमा करने वाला अधिकारी था। कौन सा, भाग दो। ठीक है, ये पॉइंट वैदिक कालीन प्रशासन से रिलेटेड है। अब यहाँ सब चीज़ ध्यान रखेंगे कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो अन्य पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को एक बार जाकर जरूर अपने नोट से रिवाइज कर लिया, फिर जहाँ से आपने पढ़ा रखा है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे अब पूछे जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, आप देखेंगे ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में प्रयोग हुआ किस शब्द का, आयुर्वेद शब्द का। महाभारत का उपनाम क्या है, सप्तशास्त्री संहिता। ठीक है, महाभारत ग्रंथ का क्या है, ये उपनाम है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट, यानी जो गायत्री मंत्र है उसको हम देखेंगे किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में। और एक पॉइंट यहाँ पे और आपको बता दें कि जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, इसको किसने लिखा था, तो ऋषि विश्वामित्र ने। ठीक है, पॉइंट भी याद रखेंगे, विश्वामित्र के द्वारा ये रचित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो आप देखेंगे ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद पर आधारित संकलन। ठीक है, कौन सा संकलन है, तो सामवेद। सामवेद की अगर बात करेंगे तो किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित क्या है, संकलन है। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक धर्म था कैसा धर्म था, तो बहुदेववादी, यानी एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा करने की बात करने वाला वेद कौन सा है, ऋग्वैदिक। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी, किसमें विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांडों में। बलि एवं कर्मकांडों की बात करें तो वो जो ऋग्वैदिक कालीन जनता थी या फिर कालीन लोग थे वो विश्वास रखते थे बलि और कर्मकांडों में। अगला पॉइंट है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद ये ऐसा वेद है जिसमें क्या करेंगे आप देखेंगे कि ऋग्वेद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में अगर बात करें सर्वाधिक संख्या में कौन से मंत्र संबंधित है, यानी किस देवता से संबंधित है, तो इंद्र से संबंधित है। इंद्र देवता से संबंधित देखेंगे सबसे ज़्यादा मंत्र किस पे है, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इंद्र हो गया। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो भी क्या है, ऋग्वेद है। वो वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद। ये सारे पॉइंट देखिए, सिर्फ एक ऋग्वेद से रिलेटेड कितने सारे पॉइंट्स पूछे हुए हैं। इसी तरीके से जब भी कोई पॉइंट हो तो उसको एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि उसके जो भी इर्द गिर्द के पॉइंट हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सके। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु किया गया था, तो जौ के लिए। ठीक है, जौ के लिए, उत्पाद के लिए किया गया था यव शब्द। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट तो है ही हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे पर। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था 10 राज का युद्ध करके। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या कह रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो परुष्णी नदी रावी नदी के किनारे पे यहाँ पे लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या समझा जाता था, तो गाय को। ठीक है, और इस गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या। ठीक है, अघन्या। अगला पॉइंट ही वही है कि आप देखेंगे कि वैदिक काल में अघन्या किसको माना जाता था, तो गाय को। ये सबसे पवित्र मानी जाती थी और सबसे मूल्यवान जो संपत्ति है किसको माना जाता था, गाय को। और इसको कहा जाता था क्या, अघन्या। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो कौन सा है, उपनिषद। यानी अगर आप मोक्ष की बात करेंगे तो किस साहित्य में है, उपनिषद में है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था किसको, बृहस्पति। ठीक है, वैदिक इसमें अगर आप देखेंगे पुरोहित माना जाता था किसको, देवताओं को माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था किसको, कुरु और पांचाल को। और वैदिक कर्मकांड में होता
का संबंध किससे है, ये जो टर्म है पोता, इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। ठीक है, तो इस तरीके से टर्मोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और बाकी किस तरीके से अदर क्वेश्चंस बन रहे हैं इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ऋग्वेद में मातेत्मा, ठीक है, मातेतमा और देवीतमा और नदीतमा संबंधित किया गया किससे, ये सरस्वती नदी को संबंधित किया गया है अलग अलग इस तरीके से नामों से। अगली बार हो सकता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्या पूछे, कोई एक नाम दे दे, नदीतमा दे दे और पूछे कि ये किससे संबंधित है, 4 नदियों का ऑप्शन दे दे, ठीक है, सरस्वती दे दे, रावी परोशनी करके दे दे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर अगला पॉइंट है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है वो आजंस नहीं, ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे, तो ये ऋषि गौतम, ठीक थे, ऋषि गौतम क्या थे, राजा विदेह से संबंधित क्या थे, ऋषि गौतम। उसके बाद अगला पॉइंट है साथी हमारे पास कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है तो शतपथ ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित अभी हमने ऊपर देखा किससे, अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। आयुर्वेद और इस विज्ञान का उल्लेख जो बात किया है अथर्ववेद में, और आयुर्वेद सिर्फ शब्द की अगर बात करें तो किस में आया था ये, अगर सिर्फ शब्द की बात करेंगे तो ये मिला था हमको ऋग्वेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार जो है निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी, ठीक है, मैत्रायणी में अगर आप बात करें तो क्या दिखाई देता है, निराशा के तत्व दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि भारतीय प्रतीक, जो भारतीय प्रतीक है उसको उत्कीर्ण संयुक्त में जैसे किससे लिया गया है, तो आप देखेंगे मुंडकोपनिषद, यानी ये जो उपनिषद का स्पेशल नाम है मुंडकोपनिषद से लिया गया क्या, भारतीय जो सत्यमेव जयते हैं उसको लिया गया है। जिंद अवस्था ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से, ठीक है, जिंद अवस्था कहाँ से संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका, ठीक है, निशाका के नाम से जाने जाते थे क्या, स्वर्णाभूषण। अगला पॉइंट है 14वीं शताब्दी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है प्राप्त हुआ है, तो बोगज कोई एशिया माइनर से, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एक अभिलेख ऐसा है जिसमें वैदिक देवताओं का नाम का वर्णन है तो बोगज कोई है और एशिया माइनर से प्राप्त है। मनुस्मृति संबंधित है किससे है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में ये प्राप्त होता है। यम और नचिकेता के बीच की जो सारी बातें हैं, संवाद है, उसको किसमें, कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का एक सूचक है कुबा, ठीक है, क्रमू नदी, यानी अगर बात करें कि ऋग्वेद में एक ऐसी चीज़ चर्चा की गई है कि जो आ रहे हैं या अफगानिस्तान से आए, क्योंकि आप देखेंगे ऋग्वेद में अफगानिस्तान की इन कुछ नदियों का नाम जो उल्लेखित है जिसमें कुबा क्रमू नदियाँ हैं, इस तरीके से नदियाँ जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि नदियाँ भी कहाँ से संबंधित है, अफगानिस्तान से। सर्वाधिक ऋग्वेदी की सूक्ति समर्पित है किसको, इंद्र को, यानी हम अभी पहले क्वेश्चन में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा किस देवता का नाम उल्लेखित है, तो इंद्र का यहाँ पे नाम उल्लेखित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाता है। अगला पॉइंट है अधार्व्यू का अर्थ क्या है, ठीक है, अधार्व्यू, ठीक है, इसका अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है उसके शासक थे, कहाँ के शासन थे ये, कई के शासक थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके, पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम अगर विधि निर्माता की बात की जाए तो जो मनु को माना जाता है, जो मनुस्मृति लिखे थे। अगला पॉइंट है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो वही मनु हो जाएगा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम शब्द के लिए, इसको कर लीजिए, आगे आने वाले समय क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अगला पॉइंट है कि क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है क्या, स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, वैदिक काल का लास्ट पॉइंट देखेंगे, ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था पौष्णी नदी के तट पर। ये देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 10 राजाओं का युद्ध पौष्णी नदी, 3 बार घूम फिर के अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें पूछा जा चुका है, ठीक है। को बता दें कि UPPCS के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे UPPCS के लिए प्रीलिम्स के लिए
जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी है तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है, जो अपना पढ़ रहा है उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। ओके, महाजनपद में पहला पॉइंट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था पूछा गया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया था, तो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, ये एक ग्रंथ है, ठीक है। तो इस अंगुत्तर निकाय में क्या है, इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, ये कलिंग के नरेश थे खारवेल, इनका संबंध किससे था, किस वंश था, ये पूछा हुआ था, तो चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश से संबंधित थे खारवेल, ठीक है। और खारवेल से ही संबंधित देखें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और बार बार पूछा भी जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख भी ध्यान रखेंगे खारवेल से रिलेटेड। अगला पॉइंट इसमें क्या पूछा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहाँ पे, राजस्थान में। आप देखेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं भारत के, ठीक है, उनके अगर डिफरेंट लोकेशंस की अगर हम बात करें तो आप उन लोकेशंस को एक बार मैप के माध्यम से एक बार जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा कि कौन कौन से महाजनपद किस किस क्षेत्र में थे, ठीक है, और वर्तमान में उनकी क्या जगह है, ठीक है। तो जैसे कुछ मगध का रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश में कितने थे, उत्तर प्रदेश का हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का इतना हो जाएगा, महाजनपद कितने, 8 महाजनपद, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें इसको कैसे रिलेट करके तैयार करना है। फिर अगला देखेंगे प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल, ठीक है, प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो भी इंपॉर्टेंट है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, ठीक है। तो जिसमें मगध था जो उसका मालवा क्षेत्र यानी मगध क्षेत्र जो मगध सत्ता थी उसका मालवा क्षेत्र पर विस्तार कब हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो शिशुनाग के समय पर, ठीक है, शिशुनाग के समय पर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिला था। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा हुआ इससे रिलेटेड कि मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी स्वयं इसी कर्ण सप्तपुत्र द्वारा मारा गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, कुनिक, ठीक है, कुनिक ये नाम पूछा हुआ है, कुनिक इसका नाम है, अजातशत्रु का ही नाम है, और इसको इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी तरीके से इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी, तो ये याद रखिएगा, अजातशत्रु को, ठीक है, पितृहंता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला इस वक्त क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मगध का सम्राट जिसे अपरोप, ठीक है, अपरोप परशुराम, ठीक है, के नाम से जाना जाता था, तो ये महापद्मनंद, ठीक है, इन्होंने ये क्या लिया था, इस तरीके की उपाधि ली थी, ठीक है, अपरोप परशुराम, ठीक है। तो महापद्मनंद इससे रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, ठीक है, आकृति क्या थी, तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे किस तरीके से पूछा हुआ था, तो यहाँ पे था अर्धचंद्राकार, ठीक है, ये आई थिंक PCS लगभग ये अर्धचंद्राकार वाला 2013 और का क्वेश्चन शायद है जो पूछा हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे प्राचीन श्रावस्ती होगा, ठीक है, 6वीं शताब्दी में सुक्तिमती राजधानी थी, ठीक है, तो चेदी की। अब इस तरीके से यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है, जो PIQ कहता है ना, PIQ कैसे करना रहता है, क्या वहाँ से समझना रहता है। तो लिंक देखिए कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगर जो 16 महाजनपदाज हैं, ठीक है, पहली चीज़ हमने बता दिया कि 8 आपके उत्तर प्रदेश में थे, उनको याद रखना है, साथ साथ उनकी राजधानी याद रखनी है। यहाँ पे एक राजधानी पूछ के आयोग ने आपको हिंट दे दिया है कि अगर अब यहाँ से एक राजधानी पूछा तो आगे चल क्या कर सकता है, मैच करने को दे सकता है, आपको 2-3 महाजनपदाज दे दे, उसकी राजधानी मैच करने को दे दे। तो इस तरीके से हमें यहाँ इस पॉइंट को कैसे तैयार कर लेना है कि जो भी महाजनपदाज हैं उनको, ठीक है, उनका लोकेशंस कहाँ पे, वर्तमान लोकेशंस है उनका, और उसके साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर है, उसको सबको तैयार कर लेना है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन था कि अखिल अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पे नहर खोदी गई थी, बनाई गई थी, आप देखेंगे कलिंग में, ठीक है, कलिंग में नहर कहाँ बनाई गई थी। अगला है उदयन वासदत्ता की दंत कथा जो है संबंधित है, ठीक है, ये उदयन और वासदत्ता की जो कथाएं हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो कौशाम्बी से, ध्यान देंगे किससे, कौशाम्बी से संबंधित है।
इस तरीके की जो भी इतिहास में कुछ घटनाएं हैं या फिर नाटक हैं, इस तरह के जो उस पे वर्णन है, किताबें हैं, उन किताबों को भी आप अच्छी तरीके से एक तरह से तैयार करते चलें तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं प्राचीन मगध में, ठीक है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। यहाँ पे पाटलिपुत्र का नाम दिया हुआ ऑप्शन जो आयोग ने सही माना है, ठीक है, पाटलिपुत्र। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन, ठीक है। धार्मिक आंदोलन में कौन कौन सा आंदोलन हम यहाँ पढ़ेंगे? ये धार्मिक आंदोलन हमारा स्टार्ट होगा, इसमें जैन धर्म, ठीक है, उसके बाद से बौद्ध धर्म, ठीक है, उसके बाद से भागवत संप्रदाय, देन उसके बाद से हम लोग प्रोसीड करेंगे किस पे? आगे मॉरल वगैरह पे प्रोसीड करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम से पूछे हुए हैं उनको एक तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म, पहले क्वेश्चन पूछा था कि जैन कल्पसूत्र की रचना की थी किसके द्वारा? जो जैन कल्पसूत्र इसकी रचना की गई थी तो भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है, भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी जैन कल्पसूत्र की। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो क्या था? विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण, ठीक है, इसकी विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? इसको गोपालन ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे विक्रमशिला हो गया, ठीक है, और ये पाटलिपुत्र अपना तक्षशिला हो गया, किस तरीके से वहाँ पे क्या थे? महत्वपूर्ण प्राचीन में अध्ययन के केंद्र रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आचार्य थे? तो उन आचार्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। ये लोग क्या थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या थे? महत्वपूर्ण आचार्य थे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उनके बारे में पूछा हुआ था, तो उस पर एक नाम तो आपको ऐसे पता है, आचार्य चाणक्य, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे सुमेलित करने पूछा था और यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है, स्थल है और तीर्थंकर जो उससे संबंधित है, ठीक है, उनको दिया हुआ, यानी किस किस स्थल से जो जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका यहाँ पे पूछा हुआ है। तो श्रावस्ती स्थल जो है संभवनाथ से रिलेटेड है, काकंदी जो है स्थल ये किससे रिलेटेड है? सुविधानाथ से। अयोध्या अगर आप देखेंगे तो ऋषभनाथ से, और पभोषा देखेंगे तो पदम प्रभु से, ठीक है। एक क्वेश्चन का पैटर्न नहीं होगा, एक अलग पैटर्न यहाँ पे जो पूछता है कि यहाँ पे संबंधित तीर्थंकर दे देता है और से संबंधित जो है आप देखेंगे कि कौन कौन सा वहाँ पे से यहाँ पे सिंबल्स, ठीक है, तो सिंबल्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि सर्प किन का सिंबल है, ठीक है, सांड किन का सिंबल है ना, इस तरीके से बाकी सिंबल पूछ लेते हैं। इस तरीके से जैन तीर्थंकर वाले में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रख लेगा। दो एस्पेक्ट, एक तो उन लोगों का जन्मस्थली यहाँ पे हमने आपको बता दिया, और दूसरा आप जो अपने नोट्स इसको रिवाइज कर लेंगे कि किनका किससे रिलेटेड जो है, इनका क्या है, कौन कौन सा सिंबल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी पीसीएस में बाकी अदर एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था, किसने कराया था? तो जॉन मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने कराया था तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो जमाली, ठीक है, जमाली ये बने थे। और अंत में जाकर भी फिर ये ब्रेक डाउन करेंगे जैन धर्म को भी, तो आगे इनका नाम फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि त्रिरत्न सिद्धांत इन डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स जो है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा, यानी किस धर्म से रिलेटेड? तो जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से। अगर आपसे पूछे कि मध्यमपात, ठीक है, मध्यमपात किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अभी आगे हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मखली गोपाल, ठीक है, मखली गोपाल या गोशाल करके नाम देता है इनका। तो आजीविक संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था, ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में यहाँ पे पूछ रहा है, किस भाषा में बेसिकली लिखा गया था? तो अर्धमागधी भाषा में, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्यों के बारे में अगर बात करें तो। यापनीय एक संप्रदाय था, यापनीय एक संप्रदाय था, किस धर्म का संप्रदाय था? तब देखेंगे जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन था कि जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आप देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ है? श्वेतांबर का आगम हुआ है। प्रभासगिरी तीर्थस्थल जो है पूछा हुआ था, प्रभासगिरी तीर्थस्थल किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से ये रिलेटेड है, ठीक है, प्रभासगिरी तीर्थस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि धर्म जो
विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो ये भी कौन सा है, जैन धर्म हो जाएगा। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं तो क्या कहते हैं, आगम सिद्धांत, ठीक है, क्या कहते हैं, आगम सिद्धांत कहते हैं। और दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को स्वीकार कर दिया, ठीक है, तो चारवाक, ठीक है, चारवाक जो दर्शन है इसने क्या किया है कि पुनर्जन्म में जो विश्वास यानी पुनर्जन्म को लेकर जो बातें कही गई है उसको ये नहीं मानता है, कौन सा, चारवाक नहीं मानता है। अब अगला हम आ गए हैं कहाँ पे, बौद्ध धर्म पे, ठीक है, जैन धर्म हमारा कंप्लीट होगा, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे तो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, बुद्ध के जन्मस्थल से रिलेटेड, तो लुम्बिनी, बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उत्तर प्रदेश यानी कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर उस समय मल्लों की राजधानी थी, मल्लों की राजधानी उस समय उसको कुशीनारा बोलते थे, क्या बोलते थे, कुशीनारा, ठीक है। वर्तमान में इसको कुशीनगर बोलता है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो गृह त्याग, ठीक है, इनके गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो सारनाथ में। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में, कहाँ पे, श्रावस्ती में। तो भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम और सर्वाधिक में। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से, ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ठीक है, तो प्रथम उपदेश में, यानी जो सिम्बोलिज्म है बुद्ध धर्म से रिलेटेड वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ एक बार पूछ लिया। बाकी अदर में जो भी सिम्बल्स है, चक्र हो गया है ना, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, पीपल हो गया, ये सब क्या क्या बुद्ध में रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, किया गया था तो सारनाथ से, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था, आ ही गया, श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश दिए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो किस जगह पर दी गई थी, तो वैशाली में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भिक्षुणी के रूप में स्त्री की वहाँ पे अनुमति दिए थे महात्मा बुद्ध, तो वो जगह था कौन सा, वैशाली। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता, कौन ऐसे व्यक्ति जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते, तो देवदत्त नाम के थे, जो क्या होना चाहते थे, बुद्ध के जीवन काल में ही क्या बनना चाहते थे, संघ के प्रमुख। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति, यानी बुद्ध के द्वारा ही, महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम वो व्यक्ति जिसे बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में लिया गया, तो कौन, सुभद्र नाम के व्यक्ति थे, जिनको क्या किया था, बुद्ध के द्वारा अंतिम रूप से इस धर्म में इनको लिया गया था। त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, और ये त्रिपिटक क्या क्या है, ठीक है, त्रिपिटक आप देखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, त्रिरत्न यहाँ भी आ गया, इंगित करता है, क्या इंगित करता है, तो बुद्धम, ठीक है, धम्मम और संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऊपर भी था, तो वो जो नियुक्त करता है जैन धर्म का अलग है, यहाँ पे बौद्ध धर्म अलग है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पे, अजातशत्रु के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है किसका, बौद्ध का कथन है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होता है, तो विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक ऐसा है जिसमें क्या है, बौद्ध संघ के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो मेघवर्मन था, ठीक है, इसने क्या किया था, एक विदेशी राजा था और समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट किया था कि भारत में जो है बौद्ध धर्म के विहार को बनवाया जाए। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे, तो मलिक और तपस्सु, ये 2 बंजारे थे जिनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश देकर क्या बना लिया था, अपना उपासक बना लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सप्तकर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है, राजगिरी बिहार में, ठीक है, राजगिरी बिहार में क्या स्थित है, सप्तकर्णी गुफा। अगला क्वेश्चन है कि विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक इस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान से, जो आगे चल के बुद्धिज़्म जो है 2 ब्रांचों में ब्रेक होता है, हीनयान महायान, तो उसमें एक है विशुद्धिमग्ग, किस पुस्तक, जो पुस्तक है किस संप्रदाय से है, तो हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे, तो नागार्जुन थे ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं, कौशाम्बी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
कि बुद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्थल उत्तर प्रदेश में, तो कौशाम्बी है। ठीक है, इस पे मेंस क्वेश्चन भी हमने कराए हुए हैं पीसीएस के लिए का। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेंस और पेज दोनों के पर्सपेक्टिव से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में विश्वास करते हैं क्या, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। ठीक है, हालांकि बुद्ध जो है आत्मा को लेकर उस पर उनका वो है, ठीक है, मौन रहे थे, उस पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान जो है इसके लिए प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने इसकी नींव रखी थी। वह काल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो कुषाण काल है। ठीक है, बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई, जैसे निटी प्रतिमा, ठीक है, ध्यान की मुद्रा में, तो यहाँ पे खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। देखिए यहाँ पे जो भूमि पर स्पर्श करते हुए मुद्रा है महात्मा बुद्ध की, ठीक है, वो किस काल से संबंधित है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन से, धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला बिहार के जो संस्थापक थे कौन थे, धर्मपाल थे, जिसको ध्यान रखना है। स्तूप के उत्खनन में सारे पुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ से, सांची से। ठीक है, सांची से इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, उसको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। ठीक है, और एशिया के, अगला क्वेश्चन है कि एशिया के ज्योतिपुंजी के तौर पे, एशिया के ज्योतिपुंजी के तौर पे जाना जाता है, किनको जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, अगर आपको अगर इस तरह से पूछा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए, तो बौद्ध धर्म से आप देखा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आज क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो बिंबिसार के से संबंधित था। ये बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में, यानी बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके काल में आए थे, तो उदयन के काल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतिश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो विक्रमशिला बिहार के। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का, योग का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, तो सारनाथ में। और भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी, तो बुद्ध की। ठीक है, मानव मूर्ति में अगर पूजा की बात करें तो बुद्ध की सबसे पहले इसमें पूजा हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश का हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा भागवत और अदर। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। भगवत संप्रदायों, ब्राह्मण धर्म संप्रदाय। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के अंश है। ठीक है, तो किस पर्व का, तो उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व का हिस्सा है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो इक्ष्वाकु राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई थी इस शहर की स्थापना। अगला देखिए, तो लेटेस्ट है पूछा हुआ, जो देवता थे और उनके ये पहचान की गई थी उनको मैच करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, भगवान शिव त्रिशूल, भगवान विष्णु चक्र, गणेश, ठीक है, रस्सी या फंदा, और ये सरस्वती जी का क्या है, वीणा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिससे पूछा हुआ था। अगला ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा, ये दार्शनिक हैं और उनके दर्शन को लेकर। ठीक है, तो रामानुज का अगर दर्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, विशिष्ट द्वैत। ठीक है, माधवाचार्य की अगर बात करें तो द्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ठीक है, तो ये कुछ फिलॉसफीज़ है जिनको आपको याद रखना है। आगे इस पर भी क्वेश्चन फिर से बन जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि मंडन मिश्र शिष्य थे किसके, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है, किस में कहा गया, तो गीता में कहा गया श्री कृष्ण के द्वारा। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, कौन देता है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, इस जो फिलॉसफी है किसकी है, गीता की फिलॉसफी है। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, हेलियोडोरस का बेसनार अभिलेख। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस तरह का अभिलेख जो अगर पूछा हुआ है आयोग के द्वारा, जिसके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हैं, कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगर सिंपल या अगर आपसे पूछ ले कि बेसनगर का अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो हेलियोडोरस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, कहाँ स्थित है, तो जोशी मठ,
ठीक है, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 जो मठ हैं, ये 4 दिशाओं में अगर आप देखेंगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित थे, जोशी, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होता है नयनार्थ हैं, ये क्या है? शैव धर्मानी यानी शैव धर्म को मानने वाले हैं, शैविज्म को मानने वाले हैं नयनार। ठीक है, और अलवार जो संत हैं अब देखेंगे वो वैष्णविज्म को मानने वाले होते हैं। तो नयनार और अलवार 2 साउथ के ग्रुप है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यहाँ सुमेलन कर दिया हुआ है, वैद्य वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत, ठीक है द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, तो ये इनकी फिलॉसफी रही है। देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है कि मौर्य इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो जो मौर्य इतिहास है, मौर्यकालीन इतिहास है, उस इतिहास को कैसे प्रमाणिक माना जाता है? तो उसके लिए माना जाता है विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण जिसको माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है क्या? तो मत्स्य पुराण को। किसको? मत्स्य पुराण को। जो अलग अलग 18 पुराण है उसमें कुछ पुराण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। ठीक है, तो इसमें से इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक, मौर्य काल में नेक्स्ट है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। यानी जब मौर्य काल था उसमें तो राजा के पास हमेशा एक विश्व परीक्षक रहता था वैद्य, उस वैद्य को एक अलग नाम दिया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए उसको कहा जाता था जांगलीविद। क्या कहा जाता था? जांगलीविद कहा जाता था। ये हमेशा क्या है? राजा के पास रहता था। ठीक है, ये विश्व परीक्षक था और ये एक तरह का वैद्य था। ठीक है, शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, एक यहाँ पे अग्निमित्र है, ये शासक जो है ऑप्शन वहाँ पे जो दिया होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए होंगे और मौर्य साम्राज्य से संबंधित बाकी चीज़ें दी होंगी। तो वहाँ पे देखेंगे उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अग्निमित्र वहाँ का शासक नहीं है। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। जो अशोक का स्तंभ है ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पत्थर कहाँ से निकाला जाता था? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, चुनार से। ठीक है, चुनार खान से ये सारे पत्थर निकाले जाते थे। ठीक है, अगला है कि अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। यानी अशोक के जो सारे शिलालेख हैं, ठीक है, उसमें से एक 12वां शिलालेख है, वो बात करता है साथियों किस चीज़ के बारे में? तो बात करता है धार्मिक संश्लेषण के बारे में। किसमें? धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है 12वां शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो जब ये सम्राट अशोक थे तो इन्होंने अपने जो राज्याभिषेक के राजा बनने के बाद कितने वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी? लगभग 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद इन्होंने क्या किया था? कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, यानी प्राकृत भाषा किनके काल में बहुत ज़्यादा एकदम होना फलीभूत हुई थी? तो सातवाहन नरेश के। ठीक है, सातवाहन नरेश के काल में ये सब प्राकृतिक भाषा को संरक्षण ज़्यादा मिला था। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला कब? तो वही सातवाहन काल में। ठीक है, कला के जो लोक पक्ष है उसको अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई, ये कब से प्रारंभ हुई? कुषाण काल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मथुरा की जो मूर्ति कला शैली है वो प्रारंभ हुई थी कुषाण काल से। ठीक है, कुषाण के शासन काल से प्रारंभ हुई थी। इसको स्टार लगा लिया। PYQ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको जो क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक तरह का एक क्वेश्चन है कि मथुरा मूर्ति कला जो शैली कब से प्रारंभ हुई है? तो कुषाण काल से। ठीक है, अगला देखेंगे कि वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। यानी जो गिरनार क्षेत्र में आप देखेंगे जल संसाधन के लिए व्यवस्था किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक था। ठीक है, उसी जो वहाँ का झीलें थी सुदर्शन लेक। ठीक है, कौन सी लेक थी? सुदर्शन झील थी, उसका रेनोवेशन आगे चल के ठीक है फिर करा जाएगा, तो भी अभी अब हमको आगे देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अगला है कि राजा जिसके अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो किसके अभिलेख से पता चलता है? तो अशोक के अभिलेख से पता चलता है। सारनाथ का जो स्तंभ है उसका निर्माण किया गया था तो अशोक के काल में। ठीक है, अशोक के काल में ये सारनाथ स्तंभ क्यों इंपॉर्टेंट है? यहीं से भारत का जो स्तंभ चिन्ह है 4 लाइन चारों तरफ है सत्यमेव जयते वाला, वो चिन्ह यहीं से लिया गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अररेज। ठीक है, दोनों बिहार के हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं? ये बिहार के हैं, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का। अशोक का वह अभिलेख बताइए जिसमें कनक मुनि जो है बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, निगारी सागर अभिलेख। यहाँ पे साथियों देखेंगे जो PYQ है, अभी आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके से, चाहे PCS प्री हो है ना, ACF का हो, ठीक है, मेंस का पेपर हो, लोअर PCS का पेपर हो, ठीक है, UP SSC का पेपर हो, जो भी हो,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो होता क्या है कि आयोग कई बार क्या करता है तो वहीं से पेपर चीज़ों को घुमाता है। तो जब यूपी स्पेशल की जब बात होती है यानी पीसीएस से आर की जब बात होगी तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे यानी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। गुर्जरा लघु शिलालेख, ठीक है, जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ पर है? तो गुर्जरा शिलालेख सीधा क्वेश्चन के मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ऑप्शन करके बना के दिया था गुर्जरा अभिलेख के बारे में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपी धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। कौन सा ऐसा अभिलेख है जो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? तो अभिलेख जो है शिलालेख इसका 12वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 12वां शिलालेख इसमें पूरी तरीके से उसको डेडिकेटेड है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था या डिकोड किया था आप कहें तो एक तरीके से, है ना? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया था, याद रखेंगे ना। अगला पॉइंट है पाक जो अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला कहाँ से? अनुराधापुर से। और पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे किसके? तो प्राकृत भाषा, किसके? प्राकृत भाषा के थे। साथ ही ये बता दें कि ये जो भी आपका ये दोनों अपकमिंग एग्जाम्स है यूपीपीसीएस या आर, ठीक है, उसके लिए एकदम ये एक साथ बेहतरीन तरीके से ये हेल्पफुल होगा। और अलग से जो सेशन चल रही है शॉर्ट नोट्स की, ठीक है, क्विक रिवीजन, है ना, और बूस्टर सीरीज चल रही है, उसको मिस मत कीजिएगा। ये दोनों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। आप एक बार क्लास करके देखिए, वहाँ पर आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। आपको क्लास करने पे चीज़ें समझ में आएंगी। अगला पॉइंट है कि अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। तो किस लिपि का? आरामाइक और ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का। ये थोड़ा याद रखिएगा, आरामाइक ये थोड़ा हटके है, ठीक है, आरामाइक, है ना, और ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था किसने? उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण जो वहाँ पे शिलालेख के लिपियों के लिए प्रयोग किया था। उसके बाद से इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ सूचना प्रदान करता है किस चीज़ का? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, कितनी बार एग्जाम से पूछा हुआ है। फाहियान जो है भारत आया किसके काल में? तो 399 AD के समय में भारत आता है फाहियान। कलिंग युद्ध का विवरण किससे प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से। किससे? 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है किसका विवरण? कलिंग के युद्ध का। और देखेंगे मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले जो थे उनको संबंधित थे किससे? समाहर्ता। क्या? समाहर्ता, वो उससे संबंधित है किससे? राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, यानी एक तरह के लिए जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनको कहा जाता था समाहर्ता। ठीक, अशोक के समकालीन तुर्मय राजा था, ये कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का राजा। सिंपली कंटेम्प्रेरी राजाओं के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि तुर्मय राजा, ठीक है, ये तुर्मय राजा मिस्र के समकालीन जो वहाँ से था, अशोक के समकालीन। अगला पॉइंट है कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था, तो एंटीगोन गोंटास जो है ये भी अशोक के समकालीन था, लेकिन कहाँ पर था? ये मकदूनिया में था, ठीक है, मकदूनिया में। अगला पॉइंट है क्वेश्चन के रूप में टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक ने राजनयन संबंध, ठीक है, उसके थे, वो शासक कहाँ का था? तो देखिए भी मिस्र का शासक था। अगला पॉइंट है कि ये इतिहासकार जिसके अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। तो फ्लीट के अनुसार, ये कौन है? फ्लीट एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो अशोक ने जिस शिलालेखों में धर्म का पालन किया था वो क्या है? एक राजधर्म था। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीन रूप है तो ब्राह्मी, किसका? ब्राह्मी लिपि का। ठीक, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के लिए त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। फिर सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये भी अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था, सांची का स्तूप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तूपा है ये, खासकर बुद्धिज्म से रिलेटेड। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था, तो स्तंभों पर। और बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पाटलिपुत्र का। कहाँ का? पाटलिपुत्र का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे किसके लिए? यानी जो मौर्य काल में तक्षशिला था उसके लिए ओपन था? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए, सिर्फ इतने ही लोगों के लिए ओपन था, ठीक है। मौर्य काल में दंड विधान थे। दंड विधान क्या थे? ये काफ़ी कठोर थे, यानी वहाँ के जो मौर्यकालीन अगर दंड विधान की बात करें तो काफ़ी कठोर थे, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम, ठीक है, तो विष्णुगुप्त चाणक्य था इसका नाम था, ठीक है। और उसने कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य सब इसी का नाम है। और इन्हीं के साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे अर्थशास्त्र एक इनकी फेमस बुक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ना कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इनकी बुक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवण बेलगोला में। यहाँ पे इसने अपने जैनिज्म को अपना के संथारा करके, है ना, उसमें श्रवण बेलगोला अपने क्या कहते हैं उसको, अपनी जीवन का अंत किया था वहाँ पे।
अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई तो शिलालेख 12। तो आप देखेंगे शिलालेख 12 से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है तो शिलालेख 12। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, ये चैप्टर है मौर्योत्तरकालीन। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एज में आ गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या है। मौर्य पोस्ट मौर्यन एज में सिमुक संस्थापक था, तो सिमुक नाम आया किसका संस्थापक, सातवाहन वंश का। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। और कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, किसमें, ताम्र धातु के, किसके, ताम्र धातु के प्रचलित किए थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है, सातवाहनों का, क्योंकि ये क्या है, मौर्य काल के बाद के हैं, उसके बाद आते हैं, तो उसमें इन लोगों का उसका कहीं मेंशन नहीं मिलेगा। खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इसको लगाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमें एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। खारवेल की जानकारी किससे मिलती है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला पॉइंट है कि राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो सातवाहन, जो उसमें ऑप्शन दिया होगा वहाँ के हिसाब से राइट आंसर यहाँ दिया हुआ है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, तो सातवाहन ही था। और सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो अमरावती। ठीक है, सातवाहनों से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट यहाँ पर देखना है कि राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, एक ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग है ये। फिर दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में इसकी राजधानी कहाँ है, तो अमरावती। और इसके संस्थापक कौन थे, तो सिमुक इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, 81 ईस्वी सन का है यहाँ पे। और बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था, तो कब हुआ था, कनिष्क के काल में। ठीक है, बुद्ध का जो सिक्कों पर अंकन होना स्टार्ट हो गया था किसके काल में, कनिष्क के काल में। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाणों ने चलवाए थे। कुषाण के द्वारा किसने क्या किए थे ये लोग स्टार्ट किए थे तांबे के सिक्के। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है कहाँ पर, काठियावाड़ के रुद्रदामन। ठीक है, काठियावाड़ के रुद्रदामन में मिलता है ये। अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए किसने, कुषाणों के द्वारा ये भी चलाए गए, कुषाण चलाए थे नियमित रूप से सोने के सिक्के। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने देखा था किसी के तांबे के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने, रुद्रदामन प्रथम ने। अभी हमने इसी झील की बात करते जो चंद्रगुप्त ने गिरनार में बनवाया था, तो ये वही झील है जिसका फिर से यहाँ पे रिनोवेशन कराया जा रहा है। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि प्रख्याति जो है ये किनके समय, तो शुंग राजवंश के समय के, किसके समय का, शुंग राजवंश के समय पाणिनि। ठीक है, और पतंजलि, ये काफ़ी व्याकरण के सबसे एक तो होता ना मोस्ट फेमस टीचरों में आता है इन लोगों का नाम। ठीक है, पाणिनि और ठीक है पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य और इनका देखेंगे पाणिनि का अष्टायाम। ठीक है, अष्टायाम ग्रामर से रिलेटेड बुक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्राचीन पाणिनि हो गया। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईसा पूर्व से। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, सामयिक थे पुष्यमित्र शुंग। अभी हमने आपको बताया ना पतंजलि, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, कौन सी है, महाभाष्य। कौन सी है, महाभाष्य, महाभाष्य, इस नाम को याद रखिएगा। और पाणिनि का अष्टायाम, क्या, अष्टायाम, ये दोनों बुक का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ, आगे चल के फिर अभी हम लोग को देखने को मिलेगा। अगला है पतंजलि हो गया, किसके सामने कंटेम्परेरी थे, पुष्यमित्र शुंग के समय के थे। उसके बाद से देखते हैं कि विक्रम एवं संघ संवतों में अंतर वर्षों में कितने, 135 वर्ष का यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, इस पर सुमेलित करना है और ऑलरेडी यहाँ पे मैच करके दिया हुआ है। डेमेट्रियस जो था वो हिंदी यूनानी था। ठीक है, रुद्रदामन, शक और गोंडोफर्नीज ये पहलव था शासक था, और भीम जो था ये कुषाण शासक था। तो ये शासकों का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बार क्या कर सकता है, इसमें से कोई दो शासक ले ले और आपको मैच करके दे दे। ठीक है, या फिर इसमें से कोई दो लेकर मैच करके दे देते, इसलिए PYQ लगाते समय जो वन लाइनर है इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी शासक, रुद्रदामन शक शासक है, और गोंडोफर्नी जो है पहलवों और भीम का कुषाण संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण पर आ गए हम लोग, अगला चैप्टर प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण में क्या क्या हुए थे, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में जो बेस नगर गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। देखिए अब यहाँ से किस तरीके से कही समझ सकता है कि जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में। ठीक है, बेसनगर में हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे, तो यूनानियों ने पहले इसको इंडिया कहकर संबोधित किया था। हिंद यवन शासक जिसने सिक्के चलाए थे, किसके सिक्के, तो शीशे के सिक्के, तो अस्ट्रेटो सेकंड। कौन, अस्ट्रेटो सेकंड का नाम यहाँ पर आता है, जिसने शीशा का सिक्का चलवाया, अस्ट्रेटो सेकंड। शासक की अगर हम बात करें जिसने
जिसका सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो विम कडफिश, ठीक है। इसने क्या किया था, सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। अभी हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक सोने के सिक्के या फिर सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए थे, तो कुशाणों ने जारी किए थे। लेकिन सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्के की जारी की बात है तो विम कडफिश का नाम यहाँ पे आता है। वीर भारतीय राजा, उसका नाम, उस राजा का नाम बताना जो सिकंदर के साथ झेलम तट पर ये युद्ध करके पराजित हुआ था, तो पुरु, ठीक है, ये पोरस, ठीक है, झेलम तट पर ये पराजित किया गया था, ठीक है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने, आहत होने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध तरस शस्त्र धारण किया था, तो मसंक, ठीक है, मस्सक। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक जो थे वो दरबार अलंकृत करते थे, कहाँ पे थे, कनिष्क के। चरक जो किससे संबंधित थे, तो कनिष्क से संबंधित थे, और ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे चरक, ठीक है। अगला देखते हैं कि संगम युग, संगम युग के बारे में थोड़ा सा, चोल चेल पांड्या, है ना, संगम पीरियड में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे चोल वंश का शासक जिसने श्रीपाद शेखर की उपाधि धारण की, राजा राज प्रथम। यहाँ पे वही प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश की जो भी सारे एग्जाम्स उसमें पूछे हुए प्रश्न है, वही प्रश्नों के यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे चोल वंश के शासक होगा सिकंदर। संगम ग्रंथ तोल्कापियम आधारित है, तो व्याकरण पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडियन का तोल्कापियम, ये व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिससे लघुवेद की संज्ञा दी गई है तो पुराल है। और शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे, तो इलंगो, कौन, इलंगो इसके लेखक हैं। और तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो मदुरई में। और बिद्रेश्वर मंदिर जो भगवान शिव का लगभग वर्ष लेखा से पुराना मंदिर समर्पित है, कहाँ पर है ये, तंजावुर में। कहाँ पर, तंजावुर में, क्लियर है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया इस सेशन में, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें देखेंगे चोल, चालुक्य और पल्लव, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है कि एक तरफ शासक दिया और दूसरी तरफ वर्ष दिया और इनकी सूची मिलान करनी है, कौन से शासक किस वर्ष में रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट शासक है राजराज, ठीक है, तो ये थे 985 से 1015 ईस्वी तक। दूसरा है राजाधिराज प्रथम, ठीक है, 1044 से 1052 आप देख पा रहे हैं। और कुलोत्तुंग प्रथम, कौन, कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है कुलोत्तुंग प्रथम, नाम याद रखिएगा। विक्रम चोल, ठीक है, विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी तक, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या दिया हुआ है, कुछ राजवंश दिए हुए हैं और राजधानी। देखिए इस वाले सेक्शन में जो साउथ इंडियन है इसमें क्या है कि जो जो राजा होंगे उनका काल अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल आर्डर, और प्लस जो राज्य हैं वो और उनके संस्थापक और राजधानी। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखेंगे कि राजवंश है और राजधानी है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांची, कहाँ, कांची, कांचीपुरम, ठीक है। कदम्ब काल का तो वनवासी, और पांड्या का था मदुरई, ठीक है, मदुरई, ठीक है। काकतीय की कहाँ थी, वारंगल, ठीक है, काकतीय कहाँ, वारंगल, क्लियर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे, साउथ इंडिया से रिलेटेड। आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पूछे गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अगला कह रहा है पॉइंट कि नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य मूर्ति है वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। किस काल का उदाहरण है जो नटराज की जो मूर्ति है, वो देखेंगे कि चोल काल का, ठीक है, चोल काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते, तो ये थे चोल, ठीक है, चोल काल के राजा जो धृतराज थे अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का क्या करते थे, घोषणा कर देते थे, ताकि आगे चल के फिर इसमें कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई ना हो। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो नौ सैनिक शक्ति नवल पावर के लिए जाना जाता था, तो वो है चोल, ठीक है, ये चोल राज्य ही है जो अपनी नवल पावर के लिए जाना जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा कि चोल संगम, ठीक है, चोल गंगम है नामक बृहद कृत्रिम झील का नाम याद रखिएगा, चोल गंगम। इसको बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो राजेंद्र को, ठीक है, राजेंद्र को दिया जाता है, राजा राजेंद्र को दिया जाता है। और नाम याद रखिएगा चोल गंगम, ठीक है, और ये बहुत बड़ी कृत्रिम एक झील है, इसको बनवाया था राजेंद्र ने। अगला पॉइंट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था किसने, राजा राज प्रथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड, लगभग 1015 साल पुरानी ये 1000 ईस्वी की है, ये 1000 लगभग 40 और 14 के आसपास की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। देखेंगे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। चोलों का जो राज्य है वो किस क्षेत्र में फैला था, तो आप देखेंगे कोरोमंडल तट, ठीक है, दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था, ठीक है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में क्या हुआ था, फैला हुआ था। अगला पॉइंट है कि चोल शासकों के शासनकाल में वरियम,
चालुक्य वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो टोट्टा वारियम, कौन? टोट्टा वारियम, दो तीन तरह का वारियम होते हैं, उसी में से एक है वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले को क्या कहते हैं? टोट्टा वारियम। अगला पॉइंट कह रहा है कि चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है, चालुक्यों की राजधानी पूछ रहा है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी, ठीक है, वातापी। इन सब का अगर आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स अगर बना लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए बाद में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से पॉइंट घूम फिर के आपको मिलेंगे और सिर्फ आपको प्रीलिम्स यहाँ पे क्लियर करना है, तो उस हिसाब पर्सपेक्टिव से सोचना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें करना नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों, ठीक है। चोल जो राजा थे उनके यहाँ अगर स्नानागार या भोजनालय का प्रबंधन ऐसा नहीं था सिर्फ स्त्रियां या सिर्फ पुरुष देखते थे, तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग दोनों तरीके से दोनों लोग वहाँ पे अपने अपने काम को देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजा राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर, ठीक है, क्या किया था? इसने विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट है चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था, तो मलिक कफूर ने, ठीक है, मलिक कफूर चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था, तो नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है ये कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में बता रहा था, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, इसलिए भी जो ऊपर आया था कुलोत्तुंग फर्स्ट, तो मैं कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी ने अपने कार्य में के 72 व्यापारियों को चीन के वहाँ भेजा गया था, चीन में भेजा गया था। तो किसके कार्यकाल में भेजा गया था 72 व्यापारियों को चीन? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं ऊपर ही बता चुका था आपको स्टार्टिंग में कि कुलोत्तुंग फर्स्ट को ध्यान रखिएगा क्या क्या काम किए इन्होंने। दो काम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 72 व्यापारियों को चीन में भेजा इन्होंने, दूसरा श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता इन्होंने दे दी, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता देने के साथ साथ वहाँ के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया। तो कुलोत्तुंग इस वजह से इतिहास में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकुल्लम का युद्ध, ठीक है, हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस युद्ध को, कितनी बार ये पूछा हुआ है, मतलब हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछ लेता है। तकुल्लम का युद्ध, ठीक है, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य का ये युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने टाइम का। अगला पॉइंट है कि चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया, तो वेनसोंग, किसने? वही चालुक्यों के शासन का वर्णन किया, किसने? वेनसोंग ने, एक चीनी यात्री थे, और इन्होंने क्या किया था? भारत और चीन के बीच के संबंधों का कंप्लीट वर्णन किया था। अगला पॉइंट देखेंगे कि किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य वंश था जिसने महिलाओं को प्रशासन में भी उच्च पद दिए जाने का काम किया था। मत्त विलास प्रहसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए ये किताब, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन द्वारा लिखित एक पुस्तक है मत्त विलास प्रहसन। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कितनी बार ये पूछा जा चुका अलग अलग एग्जाम में। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए। किसके लिए? लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए। अगर आप देखें 3री शताब्दी में प्रसिद्ध था कौन सा? वारंगल अपनी टाइम पे फेमस था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के एकोल अभिलेख में। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट तो ये कि एकोल अभिलेख जो है, ठीक है, किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और संस्कृत के कवि जो कालिदास हैं, इनका उल्लेख किस में हुआ है? तो उसी के इसमें अभिलेख में हुआ है जो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख रहा है। क्लियर है? तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, एक चालुक्य अभिलेख तिथि अंकन के शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है, तो उससे कंटेम्प्रेरी पूछ रहा है, तो मतलब जो उसमें संवत दिया हुआ है उस हिसाब से बाकी इसमें वर्ष कितना होगा? तो 634 ईस्वी वर्ष जो है यहाँ पे होगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे, तो पल्लव की सभा को। दंडिन किसके उसमें राज्यसभा में रहते थे? तो ये पल्लवों की सभाओं में रहते थे। कौन थे? याद रखिएगा नाम इनका, दंडिन, ठीक है। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, ठीक है, राज सिंह, किस पल्लव राजा ने उपाधि ली थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये उपाधि ले रखी थी। अगला इंपॉर्टेंट है कि तंजौर का पितोश्वर मंदिर बना था, तो राजा राज के शासनकाल में बना था, ठीक है, राजा राज के शासनकाल में बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, अभी आगे जब चैप्टर आएगा स्थापत्य वाला, ठीक है, स्थापत्य और साहित्यकार प्राचीन इतिहास का, तो उसमें सारा एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे काल वाइज देख लीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, तो धनंजय, इनका था जो है पुष्कलपुर। नीलराज का है अवमुक्त, ठीक है, नीलराज का क्या है? अवमुक्त है। उग्रसेन का पालक्का
और विष्णुगोपा को कांची, ठीक है, विष्णुगोपा को कांची। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था एक टाइम पे कि समुद्रगुप्त ने किस दक्षिण शासक को हराया था, तो विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त नाम अलग से याद रखिएगा, इनको जो है समुद्रगुप्त पराजित किया था, तो ये अलग से एक नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य राजधानी राजवंश फिर से आ गया। पल्लव का कांची, पांड्या का मदुरा, ठीक है, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगर ऊपर के PYQs मिलाएंगे इसमें काकतीय और पल्लव दो आपको यहाँ पे रिपीटेड है, कांची, मदुरा, ठीक है, और वारंगल, बस एक अलग से दे दिया या तो दे दिया। तो इस तरीके से अगर उस टाइम अपने PYQ को अच्छे से कर लिया होता, ठीक है, तो आगे आप इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगला आप देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में इसके बाद से एक और बचेगा गुप्तोत्तर काल, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो गुप्त काल में देखते हैं क्या क्या है। गुप्त काल अपने आप में ही एक अलग इतिहास समेटे हुए है, इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। मंद सौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण है किसके, तो मंद सौर प्रशस्ति जो उपलब्धियों का विवरण है ये कुमारगुप्त फर्स्ट के, ठीक है, किसके, कुमारगुप्त फर्स्ट के उपलब्धियों का विवरण है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्रा है चंद्रगुप्त द्वितीय की, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की है। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक जो गुप्त शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाला समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन खाया था। अपने आप में चारों पॉइंट जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक से बढ़कर एक के सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि शक विजेता के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता शासक जिसने पूर्णों को विजय प्राप्त की, पूर्व पर विजय प्राप्त की, तो स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त का नाम याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसने हुओं के बैटलशिप को क्या विफल किया, उनके आक्रमण को विफल किया था, तो स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, गुप्तों के जो स्वर्ण मुद्रा उसको दिनार कहा जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है, तो कांस्य सिक्का, ठीक है, कांस्य सिक्का वही सिक्का है जिसपे दिनार को कहा गया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ एरण से। एरण अभिलेख है एक तरह का, ठीक है, अभिलेख है जिसके बारे में पता चला, यहाँ से सती प्रथा के बारे में पहला अभिलेख पता चला। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख के एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो रेशम बुनकरों श्रेणी से, ठीक है, किस श्रेणी से मिलता है, तो रेशम बुनकरों श्रेणी से मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली जो मुद्रा है बुद्ध की, वो कालांकित है, तो गुप्त काल से संबंधित है, किससे, गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत में वह वंश जिससे शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल है। गुप्त काल इसलिए इंपॉर्टेंट, देखेंगे इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है राजवंश उड़ों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो गुप्त काल ही था, और उसमें स्कंदगुप्त ने इनको विफल कर दिया था उड़ों के आक्रमण को। भाग और बलि क्या थे, तो उस टाइम गुप्ता काल में देखेंगे राजस्व के ये स्रोत हैं, एक तरह के टैक्स हैं। भाग और बलि अपने आप में एक तरह के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह के टैक्स कर को रिप्रेजेंट करते हैं। अधोलिखित में आप देखेंगे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन से है, तो वही फिर से दिनार है, ठीक है। और अगला पॉइंट है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा, ठीक है, सांख्य, ठीक है, कौन सी है, सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है, सांख्य है। अगला है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से, किससे, मीमांसा से। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि, कौन, पतंजलि थे इसके प्रतिपादक। अगला है इसी तरीके एक और दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने प्रचारित किया था, तो आप देखेंगे महर्षि गौतम ने प्रचारित किया था, किसको, न्याय दर्शन को। अगला पॉइंट है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों ये विभेदक लक्षण है, ठीक है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता के आस्था के आधार पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, तो शंकरदेव ने, किसने, शंकरदेव ने इसको लोकप्रिय बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अगर बात करें विशेष रूप से योगदान किसने दिया, तो भास्कर ने, किसने, भास्कर की एक बुक है लीलावती, ठीक है, लीलावती, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कालिदास द्वारा रचित मालकाव्यमित्र का, जिसका नायक जो है अग्निमित्र था, ठीक है, अग्निमित्र, और एक और उसकी लड़की थी जिसकी प्रेम कहानी है ये मालकाव्यमित्र, ठीक, इन दोनों के नाम पे ये कहानी है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, तो याज्ञवल्क्य में, ठीक है, याज्ञवल्क्य में कायस्थ जाति का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था, तो नारद ने किया था। और पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो उत्तर बंगाल में। कहाँ पर ये, उत्तर बंगाल में स्थित है।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। तो कहाँ से? ताम्रलिपि बंदरगाह से। कहाँ से? ताम्रलिपि बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। गुप्त काल का जो उत्तर का जो भारतीय व्यापार था, उत्तर भारत का व्यापार था, वो यहाँ से क्या होता था, आप देखेंगे संचालित होता था। अगला है फिर से, इस सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो एरड़ से, वही एरड़ अभिलेख। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का, वही रेशम बुनकर जिसका भी सूर्य मंदिर बनते टाइम उसका इन्वेंशन किया गया था अभी। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये भी आप ध्यान देंगे किससे? कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ है उस पर किसका अभिलेख मिलता है? तो जहांगीर का। ये एक मुगल शासक है, इसका आप देखेंगे इसके प्रयाग प्रशस्ति वाले पे इसका भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है कि वह गुप्त शासक जिसने पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, तो समुद्रगुप्त। और लास्ट स्वर्ण गुप्त काल का देखेंगे गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक बार देख चुके हैं, समुद्रगुप्त को। इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा गुप्ता काल। अब आ जाते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल पे। ठीक है। गुप्ता की बात करें, गुप्तोत्तर पोस्ट गुप्ता एन, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख किया है? तो हम देखेंगे बृहद्रथ का। किसका? बृहद्रथ का उल्लेख किया है किसने? बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित्र में। अगला है कुछ विदेशी यात्री हैं और इनका कालानुक्रम है जो मैच कराना है। तो ऑलरेडी इसमें मैच है, विदेशी यात्री देखेंगे। ठीक है। विदेशी यात्री और त्रव्य भारत ब्राह्मण। ठीक है। विदेशी यात्री भारत ब्राह्मण। तो फाहियान भारत कब आया था? 399 से 414 ईस्वी के पंथ आया था। अगला नाम है साथियों ओवेन सांग, 629 से 645 ईस्वी तक। और हित सिंह जो है 671-72 से 693 ईस्वी तक। अल मसूदी के बारे में अगर बात करें तो 915 से 916 ईस्वी तक आया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया, कौन से राजा जिनको प्रत्यक्ष चुना गया था? तो गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव व मल। ये तीन ऐसे राजा हैं जिनको जनता द्वारा क्या किया था? प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। स्तूप जिसमें आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं, तो ये अमरावती का स्तूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, पॉइंट को इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती स्तूपा है। स्तूप जिसमें आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं हैं तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ठीक है। कौन? अमरावती और नागार्जुनी कोंडा। फिर ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी 2 साल पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया था, तो प्रवरसेन प्रथम। किसने? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा आप देखेंगे 4 अश्वमेध यज्ञों को संपादित किया गया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो गुजरात में ये स्थित है। और 7वीं शताब्दी में से एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थिति? तो गोवा में। ठीक है। गोवा में। अभी गोवा वाले रिसेंट में न्यूज में रहा था कदम काल का, इसी काल के यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे अवशेष मिलेंगे 10वीं शताब्दी के यहाँ पे मिले हैं, पूरा लेख अभी एक मिले हैं। तो ये भी चर्चा में भी था गोवा वाला कदम काल का। अगला पॉइंट देखेंगे प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था। ठीक है। तो दम जो है क्या है? तो उसमें अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है। और मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने कराया था? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश विशेष से है ये, कन्नौज और प्रयागराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो दोनों नाम है कन्नौज और प्रयाग, ये उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन के समय के। ठीक है। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यानी पूरा जो प्राचीन भारत है उसकी क्या आर्किटेक्चर रही है और उससे क्या क्या प्रश्न पूछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम उसमें प्रश्न पूछे गए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं सारे इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है पॉइंट कि वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु बराह अवतार दर्शाया गया है। ठीक है। तो वह स्थान कौन सा है जहाँ पर शिल्प में विष्णु का बराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी गुफा। ठीक है। उदयगिरी गुफा कहाँ पर? विदिशा एमपी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी बन सकता है कि विष्णु का बराह अवतार वाला मंदिर कहाँ पर है? तो उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? तो विदिशा में। सिंपल से दे देगा मैच द फॉलोइंग करके भी कि उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? तो विदिशा में है। ठीक है। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है, यानी मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें कौन से राजा का नाम उल्लिखित है? तो उसमें चंद्र का नाम उल्लिखित है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो नागसेन। ये आप देखेंगे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे में कई बार ये पूछा गया, ROR में पूछा गया है कि ये मिलिंद पन्हो है और राजा मिलिंद और वह एक बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद है, नागसेन के बीच के संवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं तो किसके? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों, ये तीनों धर्मों के वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एलोरा में ये तीनों गुफाएं आपको मिल जाएंगी, उसमें गुफाओं के अलग अलग नंबरिंग भी है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा तीनों धर्मों के आप देखेंगे यहाँ पे शैलकृत मंदिर आप देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं तो कहाँ पर स्थित है अजंता और एलोरा गुफाएं? तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है ये गुफाएं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो कहाँ पे? मदुरई में, बहुत ही फेमस मंदिर है ना। तो कहाँ पर है ये? तो मदुरई में है। महाबलीपुरम का सप्त रथ जो मंदिर है वो बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाबलीपुरम जो सप्तरथ मंदिर है वो बनवाया गया किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो कौन शासक थे? तो पल्लव शासक थे, ठीक है, यानी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया है। तो 2 पॉइंट आप यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ की अगर पूछे कि महाबलीपुरम के जो मंदिर है उनको किस शासकों ने बनवाया? तो पल्लव शासकों ने, और उस पल्लव शासक में कौन सा शासक है? तो नरसिंह वर्मन, ठीक है, इसके द्वारा बनवाया गया था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है तो ये कहाँ पर है? ठीक है, हीनयान का स्पेशली देखिए पूछ रहा है, हीनयान का जो सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है वो कहाँ पर है? कार्ले। ये ROR का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ले महाराष्ट्र में ये स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में ध्यान दीजिएगा चीज़ें स्थित है। अगला है कि 100, ठीक है, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं वह केंद्र है। कौन सा ऐसा केंद्र जहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो आपको मिलेगा कान्हेरी में, ठीक है, कौन सी जगह है? कान्हेरी की गुफा में आपको मिलेगा। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है तो भी कान्हेरी की गुफा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुफा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आप देखेंगे धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने कराया था सोमपुर महावीर का निर्माण। अगला पॉइंट है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है तो किसका है? भारतीय तथा यूनानी कला का। किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है, कौन सा? गांधार शैली। सांची के स्तूप जो है 4 तोड़ों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ है? तो दक्षिणी। जो सांची का महास्तूप आप देखेंगे उसमें 4 तोड़ है तो उसमें से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो ये पूछ रहा है, तो दक्षिणी का सबसे निर्माण पहले हुआ है। अगला पॉइंट है सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो दतिया में, ठीक है, दतिया में ये स्थित है। दतिया जगह का नाम है, यहाँ पे स्थित है, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है तो राजस्थान में, ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, माउंट आबू पर स्थित है ये, ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर? राजस्थान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूछा हुआ प्रश्न सारा तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद से उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा हम देखते हैं कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद से द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? यानी द्रविड़ शैली की जो मंदिर है उसमें गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर जो बने अलंकृत बहुमंजिल भवन है उससे इसका तात्पर्य देखा जाता है। अगला पॉइंट है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखेंगे नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागरा शैली में विकसित है। मंदिरों के निर्माण की आप 2-3 शैलियाँ देखते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, ठीक है, तो ये सब शैलियाँ कुछ फेमस है, महत्वपूर्ण है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है तो कौन सी जगह? एलिफेंटा। एलिफेंटा की जगह को आप याद रखेंगे, किसके लिए? गुफा त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो स्थित है कहाँ पर? कांची में स्थित है, ठीक है। चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कांची में। ओंकार वाटिका जो विष्णु मंदिर है, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कंबोडिया में स्थित है ओंकार वाट, ठीक है। ये अंकोर वाट का जो मंदिर है, विष्णु मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है और ये कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, ठीक है, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुमल्ला पहाड़ी में। कहाँ पे? तिरुमल्ला पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत के भगवान कहे जाते हैं, ठीक है, इनको भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर ये स्थित है।
एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल जो है उसको काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो पल्लव शासकों का भी हमने ऊपर देखा है, एलिफेंटा गुफा पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। अगला देखेंगे, शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं जो प्राचीन आपका इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास का कंप्लीट स्थापत्य कला इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी यहाँ से प्रश्न बने सारे के सारे कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का ये मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। अगला पॉइंट है कि चट्टानों काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है कराया गया था। फिर वही पॉइंट है, एक रिपीटेड पॉइंट है। तो पल्लव शासकों द्वारा वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों तथा एलोरा पहाड़ियों से निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ पे एलोरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र है। और ये जो एलोरा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर गुफा चित्रकारी की गई है, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रथम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पे? भी दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोणार्क मंदिर संबंधित है, कोणार्क मंदिर सूर्यदेव से संबंधित है। कोणार्क मंदिर आप देखेंगे उड़ीसा में स्थित है और ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर कौन सा है? तो ग्वालियर के तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर है, उसका जो शिखर आप देखेंगे वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि अजंता की चित्रकारी दर्शाती है तो जातक कथाओं को ये दर्शाती है। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाओं को दर्शाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस द्वारा? चंदेलों के द्वारा। और बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैल की गुफाएं स्थित है एक समान। तो एलोरा वाला भी ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में घुमा के पूछा हुआ है। अभी यहाँ पे दे रहा है कुछ सुमेलित करना है हमें, ऑलरेडी सुमेलित है। स्तूप जो है सांची का स्तूप, चित्रकारी बाघ चित्रकारी, ठीक है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, और दशावतार मंदिर देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ झांसी यूपी में ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के हिसाब से ये क्वेश्चन बार बार कराया जाता है और इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ, ठीक है, और कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति है वो मथुरा, ठीक है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी। क्लियर है? तो यहाँ तक आप देखते हैं कि जो भी प्राचीन स्थापत्य कला है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है, एंशिएंट जो लिटरेचर है और उसके राइटर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको हम लोग कवर अप करते हैं। जो भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्राचीन इतिहास और साहित्यकार से, इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ सुमेलित करने को दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो ऑलरेडी ये सुमेलित है, आप देखेंगे रास पंचाध्यायी ये पुस्तक का नाम है और इसको लिखा गया है नंददास के द्वारा। किसके द्वारा? नंददास के द्वारा लिखा हुआ है। और चैतन्य भागवत आप देखेंगे तो वृंदावन दास के द्वारा लिखा हुआ चैतन्य भागवत बुक का नाम है। चैतन्य मंगल की बात करेंगे तो जयनंदा, और भक्ति रत्नाकर जो किताबें लिखा हुआ है नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कुछ प्राचीन इतिहास की, जिन्हें आप एक पर्टिकुलर नोट्स बना कर नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहीं से आपको फिर से बनते हैं क्वेश्चन। इसमें से अगली बार क्या हो सकता है, एक दो ठो कोई आपको उठा ले और कोई दो बुक नया देख आपको ऑप्शन बना दे, तो वहाँ पे क्या होगा आपके लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगला फिर से है, ये सुमेलित करने वाले एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ उसके रचयिता दिया हुआ है। रागमाला, रागमाला पुंडरिक विट्ठल, ठीक है, रस कौमुदी किसके द्वारा लिखा है? श्रीकंठ के द्वारा लिखा हुआ है ये ग्रंथ। और राग विबोध, ठीक है, राग विबोध जो है सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमन, ये आप देखेंगे हमें यूपी से 22 से 23 का ये प्रश्न है, तो आप देखेंगे 21, ठीक है, और 2 बार पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में। आप देखेंगे यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22-23 में कई बार आया हुआ है। अगला देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ जो है शुक सप्तति, ठीक है, शुक सप्तति फारसी में अनुवाद उसका नाम तूतीनामा रखा है। इसको किसने किया है? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले 2-3 पॉइंट समझिएगा, इसी क्वेश्चन में से आपको निकल के आएंगे। पहली चीज़ कि एक शुक सप्तति, ये क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। तो आपसे पूछे कि शुक सप्तति जो है किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा एक ग्रंथ है। किसके द्वारा ये लिखा हुआ है? तो आप देखेंगे चिंतामणि के द्वारा ये लिखा हुआ है, चिंतामणि के द्वारा।
उसके बाद से फिर पॉइंट आता है किसी सुख सप्तती का एक फारसी अनुवाद हुआ है, वो किस नाम से याद हुआ है? तूतीनामा के नाम से हुआ है। तो इसको देखेंगे तो ये जो है फारसी अनुवाद इसका क्या है? तूतीनामा। ठीक, इतने सारे पॉइंट। उसके बाद सब कह रहा है कि ये तूतीनामा कौन कन्वर्ट किया है? तो ये नक्शबख्शी के द्वारा ख्वाजा जियाउद्दीन के द्वारा इसको किया गया है। मुद्रा राक्षस है, इसके लेखक कौन है? तो विशाख दत्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रगुप्त के समय का ये राइटर है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा है। अगला हम देखेंगे, एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, एक तरफ प्रचारक दिया हुआ है। तो न्याय जो है गौतम मुनि, उत्तर मीमांसा आप देखेंगे बादरायण, ठीक है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वैशेषिक जो है कणाद। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय प्राचीन इतिहास के कुछ आप देखेंगे यहाँ पे दर्शन हैं जिसके अलग अलग प्रचारक रहे हैं। तो प्रचारकों का नाम हमें याद रखना है। ठीक है, फिलहाल इतना जो दिया हो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि चरक संहिता में अध्याय और खंडों को विभाजित किया गया। जो चरक संहिता है इसमें अध्याय और खंडों को विभाजित किया गया, तो 120 अध्याय और 8 खंड में इसको विभाजित किया गया है, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है, इसको आप अध्याय और खंड में बांटा गया है। बौद्ध साहित्य में आप देखेंगे थेरी गाथा, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है। तो खुद्दक निकाय, कौन निकाय? खुद्दक निकाय संबंधित है। फिर से आएगा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हम लोग अभी देख चुके हैं। और 10 कुमार चरितम, बहुत ही फेमस ये एक रचना है। 10 कुमार चरितम जो है इसके रचनाकार कौन है? तो दंडिन। कौन? दंडिन इसके रचनाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे बुक्स, आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, इसके लेखक है, ये नाम याद रखिएगा। कल्याण की राजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया तो किसने? जैनराज एवं श्रीवर ने। किसने? जैनराज एवं श्रीवर ने। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राजत रंगड़ी को किसके द्वारा लिखा गया है, तो अगर ऑप्शन में आपको कल्हड़, ठीक है, ये तो जनरली हम जानते हैं लोग कल्हड़, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको जैनराज और श्रीवर भी ऑप्शन में दे दे और 1 2 3 4 करके दे दे ऐसे मिला के, तो आपको तीनों मिला के इसको आंसर लगाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कल्हड़ के द्वारा नहीं कंप्लीट किया गया, आगे बढ़ाया गया जैनराज और श्रीवर के द्वारा। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो मनु थे ये विधि निर्माता। महाभारत मूलतः जानी जाती है तो किस नाम से? जय संहिता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस सभा को अलंकृत करते थे, यानी किस सभा में वो रहते थे? तो कुमारपाल की सभा में रहते थे। भोजशाला मंदिर जो है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, ठीक है, वो कौन है? तो उसमें देखेंगे भगवती सरस्वती। ठीक है, भगवती सरस्वती जो है भोजशाला मंदिर की ये देवी हैं। उसके बाद से मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्वेता जो कौन थे? विधिवेता, वो थे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपने टाइम के रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे विधिवेता के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट साथियों कि मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म अनुयायी थे वो हेमचंद्र सूरी हैं। कौन है? हेमचंद्र सूरी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक जो लिखी है किसके द्वारा? भोज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। उसके बाद से गौड़बहु के रचयिता थे। कौन थे इसके रचयिता? वाक्यपति। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वाक्यपति इसके रचयिता थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया असामाजिक स्तर था तो वात्र क्षत्रियों का। ठीक है, हॉलिन क्षत्रिय, यहाँ पे वात्र क्षत्रियों का दर्जा दिया गया था। विदेशियों को भारतीय समाज में किसके द्वारा? मनु के द्वारा ये दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, सीधा से पूछ सकता है कि भारतीय समाज में वात्र क्षत्रियों का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो मनु के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है तो मनु ने की है। और मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी तो सोमेश्वर थर्ड ने। किसने? मानसोल्लास शीर्षक की ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमेश्वर थर्ड ने की थी। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा जो है आप पूरा देखेंगे कंप्लीट हो गया। प्राचीन इतिहास के जो साहित्य और साहित्यकार थे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? यहाँ सब देखेंगे हम लोग पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ये जो 800 से 1200 ईस्वी है एनसीईआरटी में, इसको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े थोड़े प्रश्न होंगे, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। क्या कह रहा है? सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें सुमेलित कैसे करना है देखना है। मैं ऑलरेडी सुमेलित है। सर्ववर्मन ये संबंधित है किससे? असीरगढ़ का जो ताम्रपत्र है वो संबंधित है किससे? तो सर्ववर्मन से। उसके बाद एक नाम है ईश्वर वर्मन, ये जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है, इनसे संबंधित है। ईशान वर्मन, इनका जो है हरहा पाषाण अभिलेख इनसे संबंधित है।
और जीवित गुप्ता सेकंड, देव वर्णाड अभिलेख। अब ये क्या नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन देखिए अगर प्रश्न जब रिपीट करेंगे तो यहीं से ऑप्शन लेके बना के आपको दे देंगे। तो चारों के चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खास करके ऊपर का 2 नाम, असीरगढ़ का ताम्रपत्र और जौनपुर का प्रस्तर अभिलेख, ईश्वर वर्मन और सर्ववर्मन का। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि चंदेल वंश का प्रथम शासक था, तो कौन था? नन्नुक। ठीक है, नन्नुक था कौन सा? चंदेल वंश का प्रथम शासक। अगला पॉइंट कि होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो कहाँ पे? द्वार समुद्रम में। कहाँ पे? द्वार समुद्रम में बनाई थी इन्होंने अपनी क्या? पहली राजधानी। राजवंश का जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो ये ट्राइगुट अलायंस था। ठीक है, ये संघर्ष एक तरीके से 3 का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो अब देखेंगे कि ये जो त्रिकोण है इनका त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो कौन थे? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा स्थापित ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है कि गोविंद चंद्र अग्रवाल जो है, उनकी एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? तो सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में बनवाया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो किसने? दंती दुर्ग ने। ठीक है ना, किसने? दंती दुर्ग ने। अगला पॉइंट है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो उनके अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव का अनुयायी कहा जाता है। ठीक है, तो रामानुज जी के अनुयायी कहलाते हैं। अगला पॉइंट है द्वार समुद्रम राजवंश की राजधानी थी, तो क्या? होयसल। ठीक है, किसे? होयसल। द्वार समुद्रम जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये होयसल की राजधानी थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। ठीक है, कौन? गोपाल जो है आप देखेंगे ये पाल वंश के संस्थापक थे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कि पाल वंश हो गया। ठीक है, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कदम काल चर्चा में रहा है, बुआ का जो। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभिलेख मिले पुराने, तो ये चर्चा में रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। ठीक है, तो क्षेमेंद्र। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्षेमेंद्र इनका। अगला पॉइंट, चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, तो वो है यशोवर्मन। कौन? वो राजा जो है आपका देखेंगे यशोवर्मन, ये राजा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिएगा। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किया लक्ष्मण सेन ने। किसने? लक्ष्मण सेन ने। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो विद्याधर। किसने? विद्याधर एक ऐसा शासक है, ये देखेंगे आप, ये ऐसा चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो नाम याद रखिएगा विद्याधर। और जुजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो बुंदेलखंड का। ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कितनी बार ये पूछा गया है प्रश्न ये, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक, अगला पॉइंट है, ये जुजाक भुक्ति मेंस में एक प्रश्न आ चुका है इस पर, बुंदेलखंड के सांस्कृतिक कल्चरल पे, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा इसको। अगला है जुजाक भुक्ति हो गया। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, तो चेदी वंश से। और इनका खारवेल का संबंधित है चेदी वंश से। इनका एक जो है अभिलेख जो हाथी गुम्फा अभिलेख इनका हमने बता चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, खारवेल से संबंधित। अगला पॉइंट है, शिक्षा के लिए एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। और राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था संगीत राज। क्या नाम था? संगीत राज नाम था उसका। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया पूर्व मध्यकाल। अब जो मिसलिनियस, ठीक है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास से आप देखेंगे जो मिसलिनियस है, जो किसी भी में नहीं आ सके एकदम वाला पॉइंट है, वो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीन सारे पॉइंट्स को भी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एंशिएंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो विविध ये देखिएगा, वह पुरातत्व स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनकृत बीज पाए गए, तो वटगल। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित करना है, शासक और राजवंश को सुमेलित करना है। तो गोविंद III जो है ये राष्ट्रकूट वंश का शासक रहा है। वत्स राज की अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का ये शासक रहा है। देवपाल की बात करें तो पाल वंश, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है ये पल्लव वंश का शासक रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शासक रहते हैं, खासकर मैंने बताया था आपके दक्षिण वाले रीजन में, भारत का जो वाला रीजन इधर जो भी डायनेस्टीज हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी शासक हुए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि औरंगाबाद जो स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या स्थित है, तो अजंता की गुफाएं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अजंता एलोरा की ये गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं, सारे गुफाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पर्यटक स्थल दिया हुआ है, ठीक है, और स्थान दिया हुआ है। कबीर की समाधि कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं मगहर में है।
ये उस समय चर्चा में तब था जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वहाँ पे पहुँचे हुए थे कबीर की समाधि स्थल पे मवार बस्ती, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में आपका पड़ेगा, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आपका पड़ेगा। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, है ना। गोविंद देव मंदिर वृंदावन, और बौद्ध स्तूप आप जानते हैं कुशीनगर, ठीक है। बौद्ध स्तूप कहाँ पे? कुशीनगर। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट देखेंगे, राजवंश फिर से आने और राजकीय प्रतीक। तो परमार का क्या प्रतीक था? सूर्यदेव थे, ठीक है। और मलय केतु का वराह, ठीक है। इन का राज्य प्रतीक ही वराह था, जो विष्णु का वराह अवतार वहाँ से इन्होंने इसको लिया है, ठीक। और चंदेल का क्या था? राज्य लक्ष्मी। उसके बाद से गुर्जर प्रतिहार के देखेंगे तो भगवती, गुर्जर प्रतिहार का क्या हो जाएगा? भगवती हो जाएगा। अगला देखेंगे सुमेलन, यहाँ पे विहार दिया हुआ है और राजा दिया हुआ है। तो जगदल विहार जो है रामपाल, ठीक है। विक्रमशिला धर्मपाल, सोमपुर विहार धर्मपाल, और सलबन विहार जो है श्री भवदेव। तो ये जो इनके द्वारा बनवाया गया है धर्मपाल के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान दीजिए। विक्रमशिला और सोम विहार ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में समुद्री अभियान 2 समुद्री अभियान किया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये ऐसे शासक है, महत्वपूर्ण शासक हैं। आप देखेंगे कि ये क्या किए थे? समुद्री अभियान भेजे थे, किसके विरुद्ध? सिंघल द्वीप के विरुद्ध भेजे थे। प्राचीन में श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। प्राचीन जो श्वेतांबर मंदिर है वो पालिताना गुजरात में है। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि अभी इस बार के जो भी एग्जामों को वहाँ एक प्रश्न आपको करंट अफेयर से भी आएगा। पालिताना ये जो शहर है गुजरात का, यहाँ पे आप देखेंगे उसने पहली बार मांस की सार्वजनिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कर दिया है? मांस की सार्वजनिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ से आपका ये भी पूछ सकता है कि पालिताना में कौन सी मंदिर? तो जैन मंदिर है, और करंट में चर्चा में रहा है। तो ये चीज़ें हमने करंट अफेयर में कवर की हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी, ठीक है। तो नाना देशी एवं नगरम, ठीक है। नाना देशी एवं नगरम जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है ये। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि उद्दालक आरूणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो ये जो है कुरुपांचाल के थे। कहाँ के? कुरुपांचाल के। और बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया है? तो भास्कर ने। किसने? भास्कर ने विशेष योगदान दिया है, ध्यान दीजिएगा, बीज गणित के क्षेत्र में। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो वो था प्रतिष्ठानपुर। कहाँ पे? प्रतिष्ठानपुर ये जगह बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये या जो यहाँ है वो अन्यत्र भी, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। कहा गया कहाँ पे? महाभारत ग्रंथ में बात कही गई है। अगला पॉइंट है कि विधि जो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था वो क्या था? उपज का छठा भाग। क्या था? उपज का छठा भाग 1/6 था, वो लगता था उपज का आपको देखने को मिले कहाँ पे? हिंदू विधि द्वारा ये मान्य था। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? तो विदक भागम, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भागम। अगला वैदिक ग्रंथों के ठीक है भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो विजयनगर के राजाओं का, किसका? विजयनगर का राजाओं का इनको आश्रय प्राप्त था। अगला पॉइंट देखेंगे कि बेसनगर अभिलेख, है ना, हेलियोडोरस निवासी था। कहाँ का? तक्षशिला का, तक्षशिला का निवासी था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी। जैन से रिलेटेड है, जैन से, ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का चामुंडा राय ने वहाँ पर स्थापित करवाई थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो आप देखेंगे तंजावुर में। कहाँ पे? तंजावुर में थी। और आप देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट है, एम्फोरा जार होता है क्या है? एक लंबा और दोनों तरफ से हत्तेदार जार, ठीक, के बारे में पूछा होगा चर्चा में जो रहा था। तो विक्रम संवत अगला पॉइंट है, प्रारंभ किया गया था लगभग आपको देखेंगे 57 ईसा पूर्व। और खसरा नामक दस्तावेज से आशय क्या है? तो राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है क्या? खसरा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है खसरा, ये एक किससे संबंधित है? राजस्व संबंधित एक दस्तावेज है। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है। तो पुराना किला दिल्ली, ठीक है। पुराना किला दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में पहचान की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया आपका एंशिएंट, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पर्यावरण से रिलेटेड जो PYQ का मैं कह रहा हूँ, अब ये पर्यावरण से रिलेटेड एक पहला टॉपिक आ गया। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वीडियोज़ आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, और इसका अभी 1-2 पार्ट और आएगा जिसमें कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। कई साथियों कमेंट थे, कई लोगों ने कमेंट किया था, और इस चीज़ के निश्चिंत रहिए कि जो चीज़ स्टार्ट हुआ है उसको समय रहते कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और देखिए 1-2 जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए, ठीक, जिसमें PCS के टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको जाके देखिए।
और ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वेश्चन बना रहा है, सारे सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। उन टॉपिक्स को अपने साथ रखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पहले तैयार कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों ये बूस्टर सीरीज PYQ का जो PYQ निचोड़ है इसको कंप्लीट कीजिए और इसका नोट्स बनाइए। अंत में यही आपको रिवीजन में काम आएगा। और करंट अफेयर के लिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि वीडियोज़ आप सिर्फ कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको एक चीज़ें सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।